16 संस्कारों में से एक संस्कार जिसका नाम है कर्ण वेदन या कर्ण छेदन, जिसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में एयर पियर्सिंग कहते हैं या कान छिदवाना। अभी आपका खुद का अपना एक मत है कि ये करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे कि कर्ण वेदन जब आप करवा रहे हैं तो कहाँ से करवाना चाहिए, किस एज ग्रुप में करवाना चाहिए, इसके प्रिकॉशंस क्या रहेंगे, इसके साइड इफेक्ट्स क्या रहेंगे, किस प्रकार का आप पियर्सिंग करवा सकते हैं। इस बारे में हम कंप्लीट आपको एक नॉलेज दे देंगे। बाकी ये आपका अपना खुद का विश है कि करवाना है कि नहीं करवाना है। तो मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम पहली चीज बात करते हैं कि जो एयर पियर्सिंग होती है ये किस एक एज ग्रुप में करवाना चाहिए। वैसे तो इसका कोई एग्जैक्टली एज ग्रुप है नहीं, पर हम ये मानते हैं कि 2 साल से पहले बच्चों को एयर पियर्सिंग नहीं करवाना चाहिए। एयर पियर्सिंग या तो आप कार्टिलेज में करवा सकते हैं या आप एयर लोब पे करा सकते हैं। एयर लोब सबसे सेफ जगह है एयर पियर्सिंग कराने के लिए, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस कम रहते हैं, इसमें पेन वगैरह भी कम होता है कार्टिलेज के मुकाबले। हीलिंग भी एयर लोब की जल्दी होती है कंपैरेटिवली कार्टिलेज के। तो एयर लोब आपका एक बहुत सेफ जगह हो सकती है करवाने के लिए एयर पियर्सिंग। दूसरा, 2 साल में ही या 2 साल के बाद ही क्यों करवाना चाहिए? 2 साल से पहले बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी वीक होती है, एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बच्चा अपना केयर नहीं कर सकता, हो सकता है वो बार बार इरिटेट हो। इसलिए बेस्ट है कि 2 साल के बाद ही बच्चों में एयर पियर्सिंग कराइए, वो भी लोब में, कार्टिलेज में नहीं। दूसरा जो लोगों का क्वेरी होता है वो ये रहता है कि आप इसमें कहां से करवाए। तो पहला जो सबसे कॉमनली जो लोग देखा जाता है करवाते हैं वो है ज्वेलर्स से, यानी कि कहीं पर चले गए जहां पर ज्वेलरी शॉप है और उनसे करा लिया। पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो प्रोफेशनल होने चाहिए, वो स्टरलाइजेशन का बिल्कुल ध्यान दें। या दूसरी जगह पे आप जा सकते हैं वो है डॉक्टर्स के पास। इसमें पीडियाट्रिशियन, ईएनटी स्पेशलिस्ट या सर्जन या आपका स्किन का डॉक्टर भी ये पियर्स कर सकता है हाइजीनिक मैनर में। और इसमें स्टरलाइजेशन के साथ साथ वो नंबिंग क्रीम का भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि वहां पर एरिया थोड़े के लिए सुन हो जाता है, ताकि ये करवाते समय में आपको पेन ना हो। तो वो लोकल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं या टॉपिकल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, यानी कि उसको सुन कर देंगे इंजेक्शन द्वारा या क्रीम के द्वारा, जिससे कि आपको ये कराते समय डिस्कंफर्ट या पेन नहीं होता है। तीसरा जो लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या पियर्सिंग गन का यूज करना चाहिए कि मैनुअल। ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो मेरा ये मानना है कि एयर पियर्सिंग गन का भी आप यूज कर सकते हैं, मैनुअल भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत लोग एयर पियर्सिंग गन को यूज करने की सलाह नहीं देते। उनका अपना ये मत रहता है कि उससे पहले कई लोगों पे एयर पियर्सिंग गन का प्रयोग हुआ है, तो हो सकता है वो स्टेरलाइज ना हो सकता है ब्लड स्टेन रहे हो सकता है किसी को ब्लड बोर्न डिजीज रही हो, और अगर वो स्टेरलाइज नहीं है तो आपके ऊपर हो सकता है। यही माना जाता है कि वो गन से टिश्यूज ज्यादा डैमेज होती हैं। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छी जगह से करा रहे हैं, अगर आप बहुत स्टरलाइजेशन का ध्यान दे रहे हैं, आपने अच्छे सेंटर से कराया है और सब कुछ ठीक है, तो ऐसा होने के चांसेस नेग्लिजिबल रहते हैं। दूसरा होता है कि लोग बोलते हैं कि मैनुअल भी करा सकते हैं। बिल्कुल, आप मैनुअल जो नीडल होती है, सर्जिकल नीडल, उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो भी सेफ होता है। और उनसे कराइए जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने हजारों बच्चों का या हजारों लोगों के ऊपर ये एयर पियर्सिंग करी है, आप उनसे भी करा सकते हैं। तो दोनों ही मेथड सेफ हैं। ये आपका खुद का अपना विषय, आप कौन सा कराना चाहते हैं, लेकिन स्टेरलाइजेशन का ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोग नहीं दे रहे तो आप देख के देखिए कि ये स्टेरलाइज कर रहे हैं कि नहीं, इनका हाथ स्टेरलाइज है कि नहीं, इन्होंने ग्लव्स पहना है कि नहीं। बहुत सेंटर्स में लोग ग्लव्स नहीं पहनते हैं, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि अपना हाथ अच्छे से स्टेरलाइज करो, साबुन के पानी से धो के आओ, या हैंड सैनिटाइजर्स का प्रयोग करवा सकते हैं। और बच्चे की एयर लोब में भी उसको थोड़ा सा स्टेराइल गॉज से उसको साफ करना है, मशीन को साफ करना है, और नीडल अपने अपने आंखों के सामने ही खुलवानी है। तो ये सब चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रीट वेंडर्स भी ऐसा ही नीडल्स वगैरह का यूज करते हैं। गांव में तो कांटे का भी यूज किया जाता है। कोई भी ब्लेड से, किसी भी चीज से, वायर से, रैंडम वायर से भी कर देते हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इनसे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। पियर्सिंग एक ही बार में हो जानी चाहिए, 2-3 बार उसको एक ही जगह पे करने से
टिश्यूज के डैमेज होने के और साइड इफेक्ट्स होने के, क्लोइड बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों ही तरीके से करना इसमें सेफ माना जाएगा। किस प्रकार की पियर्सिंग करनी चाहिए? तो एक होता है सर्जिकल स्टील, जो जनरली डॉक्टर्स यूज करते हैं, जो सर्जिकल नीडल वगैरह भी होती है, सर्जिकल स्टील का यूज किया जाता है, बहुत सेफ होती है। अगर आप डॉक्टर से कराएंगे तो वो यही करेगा। साथ ही साथ में आपका अपना विश होता है, आप प्लेटिनम का भी यूज कर सकते हैं, इसमें नोबियम का यूज कर सकते हैं, इसमें 18 से 22 कैरेट का गोल्ड का आप प्रयोग कर सकते हैं, सिल्वर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें निकल एंड कैडमियम होता है, वो इरिटेट कर सकता है। टाइटेनियम वगैरह का भी प्रयोग इसमें किया जाता है, लेकिन सब थोड़ा महंगा मेटल वगैरह होता है। इवन ग्लास का भी यूज किया जाता है इस केस में, जो लेड फ्री ग्लासेस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं बोरोसिलिकेट, लेड फ्री बोरोसिलिकेट का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे तरीके हैं, इनमें से कोई भी आप जो मेटल है वो यूज कर सकते हैं, ये सेफ माने जाते हैं। बेसिकली इनर्ट मेटल का आपको यूज करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है। तो पहला जो इसका साइड इफेक्ट है वो है एलर्जिक रिएक्शन। अगर आपको मेटल सूट नहीं करता है या जो भी उन्होंने आपके कान पे लगाया है वो सूट नहीं करता है, तो उसमें खुजली होना, जलन होना, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, यानी एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो गए हैं। दूसरा इसमें हो सकता है किसी प्रकार का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फुंसी फोड़ा जैसा हो गया है, बहुत पेन हो रहा है, मवाद निकल रहा है, तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तीसरा आपको हो सकता है इसका जो टिश्यू है वो डैमेज हो गया और क्लॉइड या ग्रैनुलोमा या स्कार फॉर्मेशन हो सकता है। और चौथा जो है ये जो ब्लड बोर्न डिजीजेज होती हैं जैसे HIV, हेपेटाइटिस, टेटनस, ये सब चीजें होने के चांसेस होते हैं अगर स्टरलाइजेशन का यूज ध्यान नहीं दिया है या एक ही सुई दूसरे पे प्रयोग करी गई है इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि साइड इफेक्ट्स भी इसके होते हैं। अगर हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इसका क्या बेनिफिट हो सकता है? ऐसा माना जाता है कि एयर पियर्सिंग कराने से लड़कियों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी हो जाती है। ये माना जाता है कि पीरियड्स का पेन वगैरह या पीरियड्स में इरेगुलरिटीज ठीक हो जाती हैं, बच्चों में नहीं होती हैं अगर ये होने वाली हो तो। इससे माना जाता है कि आपका ब्रेन अच्छा फंक्शन करता है, आंखें अच्छे से काम करती हैं, आपको ENT वाली कंडीशन जनरली देखने के लिए नहीं मिलती है। और लड़कों में भी यही माना जाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी हो जाती है और आपको जो उर्व जत्रोगत बीमारियां होने वाली होती हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस वगैरह, वो नहीं होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इससे ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसको हील होने में कितना टाइम लगता है, अगर आपने पियर्सिंग करा दी है अब इसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये माना जाता है कि अगर आपने लोब में कराया है, एल लोब में, तो लगभग 4 से 8 हफ्ता या 4 से 6 हफ्ता हील होने में लग सकता है। और अगर आपने कार्टिलेज में करवाया है तो लगभग 4 महीने का टाइम लग सकता है। अगर आपको इसमें एयरिंग लगानी है बाद में, तो आप जो एयर लोब में लगा सकते हैं वो है रिंग वाली, ठीक है, जो कुंडल जैसे होते हैं, लोब जैसे होता है वो रिंग जैसा शेप का जो होता है, आप वो लगवा सकते हैं। और जो उसमें स्क्रू वाला होता है वो अवॉइड करा जा सकता है स्टार्टिंग में। तो लूप इयरिंग का आप प्रयोग कर सकते हैं और स्क्रू वाले को अवॉइड कर सकते हैं कुछ समय तक के लिए। बच्चों में जब आप ये करवा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि बच्चों को पुलोवर्स, विंटर्स का टाइम चल रहा है तो बार बार पुलोवर्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो इरिटेट कर सकता है या पेन कर सकता है, इसलिए उनको जैकेट वगैरह या ऐसा कुछ पहना दीजिए जिससे कि उनको बार बार कपड़े ओपन करने की जरूरत ना पड़े। तो ये बेसिक चीज हो गई। हमने इसमें प्रिकॉशंस के बारे में अगर बात करनी है कि क्या इसमें प्रिकॉशन रखना चाहिए एयर पियर्सिंग कराने के बाद, तो इसको सोप एंड वाटर से आप वॉश कर सकते हैं, स्टरलाइल वाटर से उसको वॉश कर सकते हैं, या इसमें बीटाडीन का प्रयोग किया जा सकता है उसको क्लीन करने के लिए। बार बार इयरिंग को ट्विल करना ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा उसको आगे पीछे किया जा सकता है बीच बीच में, लेकिन फ्रीक्वेंट नहीं करना है। जब इसको साफ करें तो अपने हाथ को अच्छे से स्टरलाइज कर लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए, ग्लव्स का प्रयोग कर सकते हैं या वॉश विद सोप एंड वाटर, देन ही उसको आप कान पे लगाइए। बच्चों को ये आप बोलिए कि बार बार उसको हाथ नहीं लगाएं, छेड़खानी ना करें। और अगर आपको उसमें कोई लक्षण दिखते हैं कि उसमें बच्चे को बहुत पेन हो रहा है, लालिमा आसी आ रही है, कोई डिस्चार्जेस हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तुरंत अपने नजदीकी स्किन के डॉक्टर के पास जाइए, वो उसमें कुछ दवाई देके इसको ठीक कर सकते हैं, एंटीबायोटिक पेन किलर्स वगैरह दे के इसको ठीक किया जा सकता है। और आप चाहें तो इसमें
डॉक्टर से या जिनसे आपने कराया है वेंडर से, उनको बोल सकते हैं कि आप इसमें मुझे एक क्रीम दे दीजिए जिसका नाम है टी बैक्ड ऑइंटमेंट, या आप अपने पास रख लीजिए। या तो बीटाडीन से इसको क्लीन करने के बाद टी बैक्ड ऑइंटमेंट लगा लिया करिए, बहुत सेफ साइड रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो ये सब कुछ था एयर पियर्सिंग के बारे में। होपफुली आपको इससे थोड़ी नॉलेज मिली होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।